Hello everyone. My name is Namrata Kriplani. I hope you are doing great बेटा. सब अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर रहे हो और अगर नहीं कर रहे हो तो करना शुरू कर दो बेटा. थोड़ा डिसिप्लिन ले आओ अपनी ज़िंदगी के अंदर, ठीक है. जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेटा. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. जैसा कि आपको पता है कि हमने लाइव चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर दिया है. हमने उसका कुछ पार्ट कंप्लीट कर दिया था, जैसे कि हमने रिफ्लेक्शन कंप्लीट कर लिया, हमने मिरर कंप्लीट कर दिया, हमने रे डायग्राम्स कंप्लीट कर दिए मिरर वाले, वो सब हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया. क्वेश्चन भी लगाए हैं, ये मत बोलना नहीं लगाए हैं, कैसे करना है, क्यों करना है, वो पे ज़्यादा प्रैक्टिस से आता है बेटा. सब कुछ हम नहीं दे सकते ना, आपको करना पड़ेगा थोड़ा मेहनत. सही बात. चलिए अब बात करते हैं कि मैम आज क्या पढ़ाने वाले हो. तो बेटा आज पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन. ठीक है, रिफ्रैक्शन. अब ये रिफ्रैक्शन क्या होता है, अगर मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल्स दूँ ना, आपको लगेगा यस मैम हमें ये आता है, हमने ऐसा देखा तो है. जैसे सुनो मेरी बात सुनना. क्या आपने कभी भी किसी दुकान पे गए हो, आई एम रियली सॉरी, दुकान पे गए, वहाँ पे पता है जो कैश काउंटर होता है, वहाँ पे जो सेठ बैठा होता है जो पैसे गिनता है ना, जिसको हम पैसे देते हैं. वैसे तो अपन कैश देते थे पहले मम्मी पापा, अभी तो फ़ोन पे का ज़माना है. तो उसमें वो क्या करते हैं कि वो कांच वाले ग्लास के अंदर वो नींबू डाल के पानी डाल के रखते हैं. तो वो जो नींबू तो साइज़ इतना सा ही होता है, लेकिन वो काफ़ी मोटा मोटा दिखता है, काफ़ी बड़ा और दिखता है अपनी एक्चुअल साइज़ के कंपैरेटिवली. ठीक है, ये चीज़ हुई. अच्छा, कभी तुमने विश मांगी है ऐसे पानी में सिक्का डाल के विश मांगते हैं अपन लोग. ठीक है, सब लोग करते हैं, मैं भी करती हूँ, तुमने भी किया होगा, तो वो भी किया होगा. तो उसके अंदर जब अपन सिक्का उछालते हैं, ठीक है, और अपनी विश मांगते हैं, सिक्का फेंकते हैं, ठीक है, तो हमें क्या लगता है जब अपन पानी में देखते हैं ना, तो हमें लगता है कि वो सिक्के जो है ना वो ऊपर की तरफ है. लेकिन जैसे उसमें हाथ डालते हैं ना, तो लगता है कि नहीं भाई काफ़ी डीप है, नहीं ले सकते, चोरी नहीं कर सकते, चला जाएगा अंदर हाथ. ठीक है, वो नहीं कर सकते, मजाक कर रही हूँ. ठीक है, तो ये चीज़ है. तो ये भी आपने देखा है. मतलब बहुत ऐसी बेसिक एग्जांपल बता रही हूँ जो आपने रिलेट कर पा रहे हो. भाई मैं ऐसे कोई हाई फाई एग्जांपल नहीं बता रही, मुझे भी नहीं आते, इतना मैंने देखा नहीं है. ठीक है, मजाक कर रही हूँ. तो ऐसी चीज़ें हैं, ये तुमने देखा है ना. जैसे अगर अपन कभी किसी पॉन्ड या लेक के आसपास आप गए हो, तो उसके अंदर जैसे कभी फिशेस वगैरह दिख रही होती हैं, तो हमें लगता है कि जो फिशेस है वो काफ़ी ऊपर की तरफ, ऐसा लगता है कि अपन अभी हाथ में ले लेंगे. बट जैसे अगर तुमने थोड़ा सा उसके पास जाने की कोशिश करी ना, यू आर लाइक कि नो, ये इतनी पास नहीं है बेटा, नीचे जाना पड़ेगा, ऐसे हाथ नहीं पहुँचने वाला. तो ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई जब हम देख रहे हैं तो लग रहा है बहुत पास में है, लेकिन जब अपन टच करने जा रहे हैं तो चीज़ें कुछ और ही निकल के आ रही हैं. तो बेटा ये कुछ नहीं, सिर्फ रिफ्रैक्शन है. रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है. ट्रस्ट मी, आगे पढ़ोगे ना तुम्हें लगेगा अच्छा मैम ये यूँ होता था क्या, इसलिए हमको ऐसे दिखता था क्या, ऐसा. ठीक है, तो ये बात है. साइंस बड़ी तगड़ी चीज़ है बेटा, समझ में आ जाए ना तो बड़ा मजा आता है. एवरीथिंग नियर बाय यू इज साइंस ओनली. चलो अब ज़्यादा इस चीज़ को खींचेंगे नहीं, अब अपन अपने मुद्दे पे आते हैं कि रिफ्रैक्शन होता क्या है. मैम आपने एग्जाम्पल दे दिए, हमें समझ भी आया कि हाँ ऐसा हमने देखा तो है, लेकिन ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, वो जानने की ज़रूरत है. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. तो आज अपन का मेन टॉपिक बनता है रिफ्रैक्शन का. पूरा करवा दूंगी, बढ़िया वाला क्वेश्चन निकलेगा एकदम फटाफट. ठीक है, कंसेप्ट समझ जाना और निकल जाएगा क्वेश्चन. ओके चलिए, ऐसा कुछ रिफ्रैक्शन मैं तुमको पढ़ाने वाली हूँ. डायग्राम देखकर डरना नहीं है, क्योंकि इससे इजी डायग्राम आपको कहीं दिखेगा भी नहीं, कहीं दिखेगा भी नहीं. एक बार आने की देरी है बेटा. अगर तुमने रे डायग्राम कर लिए तो ये तो उसके सामने हलवा है. ठीक है, चलिए इसको बाद में समझाऊंगी, पहले यहाँ पे आते हैं. ये क्या बोल रहा है कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन ओनली व्हेन द मीडियम इज सेम. ओके, यहाँ पे आता है थोड़ी सी पुरानी बातें मैम. कौन सी बातें बेटा? रिफ्लेक्शन पढ़ाया था ना मैंने तुम्हें, याद करो. मैंने जब तुम्हें रिफ्लेक्शन पढ़ाया था उसके अंदर मैं यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हारे दिमाग पे जोर डालने की कोशिश करो. हम क्या कर रहे थे, इस तरीके से मैंने एक मिरर बनाया था, ठीक है, जहाँ पर एक लाइट को इंसिडेंट करवाया था, जिसको इंसिडेंट लाइट कहते हैं. इस तरीके से नॉर्मल डाली थी और ऐसे रिफ्लेक्ट कर दिया था, जिसको मैंने रिफ्लेक्टेड लाइट बोली थी. सही बात. अब एक बात बताना, इसके अंदर जो इंसिडेंट लाइट आई और जो रिफ्लेक्टेड लाइट गई, क्या उनका माध्यम सेम है? शुद्ध हिंदी में पूछ रही हूँ, क्या उनका माध्यम सेम है? माध्यम मतलब होता है अंग्रेजी में मीडियम. मीडियम क्या होता है? मीडियम एक ऐसी चीज़ होती है जिससे अपन ट्रैवल करते हैं, जिसमें कोई लाइट ट्रैवल करती है. जैसे एयर एक मीडियम है, ग्लास एक मीडियम है, अपना पानी एक मीडियम है. ओके, तो यहाँ पर बेटा मीडियम क्या था? एयर ही मीडियम था मैम. सही बात बोल रहे हो बिल्कुल आप. इसका मतलब ये है कि लाइट एयर से ही आई, रिफ्लेक्ट होने के बाद एयर में ही चली गई. इसको अपन बोलते हैं रिफ्लेक्शन. क्या बोल रही हूँ? रिफ्लेक्शन. बड़ी अच्छी चीज़ बता रही हूँ मैं, ऐसे नहीं बता रही हूँ, तुम ऐसे मत ले लेना. ओके, तो रिफ्लेक्शन कहते हैं इसको हम. ओके चलिए, तो लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन ओनली व्हेन द मीडियम इज सेम. आपने मैम हमें एक बार बताया था
कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, और लोअर क्लासेस में हमने इसका एक्सपेरिमेंट भी किया है, ठीक है, कि लाइट हमेशा स्ट्रेट मीडियम में ट्रैवल करती है। अगर तुम ऐसे लाइट ट्रैवल करा रहे हो और बीच में कुछ तुमने ऐसे स्पीड ब्रेकर ला के रख दिया, तो उधर लाइट तुम्हें नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि वो स्ट्रेट मीडियम में ही ट्रैवल करती है, वैसे उचक के नहीं आ जाएगी, वो स्टॉप हो जाएगी वहाँ पर। सही बात है। ऐसा तो मैम फिर एक जगह लाइट जलाता रूम में, एक रूम में लाइट जलाता, पूरे घर में लाइट हो जानी चाहिए थी, ऐसा थोड़ी होता, दीवारें होती है, वहाँ से थोड़ी आ सकती है लाइट, ठीक है। तो सही तो बोल रही है मैम, बिल्कुल सही बोल रही है। तो बेटा एक कंडीशन है कि जब तुम मीडियम को सेम रखते हो ना, तो लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ठीक है। मान ली मैम बात, आपने बता दिया, समझ भी आ गया। व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही है, मतलब कि एयर के बाद अगर वो पानी में जा रही है, एयर के बाद अगर वो ग्लास में जा रही है, तो मीडियम हो गया चेंज, मीडियम हो गया चेंज। तो जब मीडियम चेंज हो जाता है तो बेटा क्या होता है कि जैसे सपोज करो ये मैंने एक बाउंड्री बनाई, ये ए से एयर है, जी से ग्लास है, ओके। तो एयर से ग्लास में लाइट ट्रैवल कर रही है, एयर से आई, अब वो ग्लास में जा रही है, तो होता क्या है, इट्स डायरेक्शन एट द बाउंड्री ऑफ द टू मीडिया चेंज हो जाता है, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। मतलब वो ऐसे आएगी ना, ये सपोज करो ऐसे आ रही है तो ऐसे हो जाएगी, ऐसे, ठीक है, या फिर ऐसे आ रही है तो ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। मतलब हम बोल रहे थे कि जैसे ही बाउंड्री सरफेस पे आती है, जैसे कि एयर से ग्लास की जो बाउंड्री है, जैसे ही वहां पे लाइट ने एंटर किया, तो वो अपना पाथ जो है वो क्या कर देती है, थोड़ा सा चेंज कर देती है, मतलब वो भटक जाती है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मैम पढ़ते 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 पता नहीं कहाँ सोचने लग जाते हैं, पढ़ते 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 इंस्टाग्राम की पता नहीं कौन सी रील हमें याद आ जाती है, तो हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है और फिर हमें कुछ याद नहीं आता जो आपने हमें क्लास में समझाया। बिल्कुल सही बोल रही हूँ ना, रिफ्लेक्शन इज लाइक यू ओनली, बेंडिंग हो जाती है, मतलब कि अपने पाथ पे इतनी प्यारी से चल रही होती है, भटक जाती है। दैट इज व्हाट द रिफ्रैक्शन इज। अपने इस एग्जांपल से तो तुम्हें याद रहना चाहिए, ठीक है। तो इसी को ही बेटा रिफ्रैक्शन कहते हैं कि भाई अगर तुम मीडियम को बदल रहे हो, ठीक है, अगर तुम मीडियम को बदल रहे हो, तो जो भी दो मीडियम्स हैं उसकी जो बाउंड्री है वहां पे लाइट चलते चलते अपने पाथ से भटक जाती है, उस भटकने को ही बेंडिंग बोलते हैं और उस बेंडिंग को ही रिफ्रैक्शन कहते हैं। बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाया है मैंने, सही बात। चलिए अब बात आती है कि मैम जब लाइट एक ही मीडियम में ट्रैवल कर रही थी, मतलब एयर से एयर में आ रही है, ग्लास से ग्लास में आ रही है, वाटर से वाटर में आ रही है, तब तो कुछ नहीं हो रहा था। ऐसा क्या हो जा रहा है, ऐसी क्या चीज हो रही है कि भाई अगर मैं मीडियम को बदल रही हूं तो क्या हो रहा है, बेंडिंग हो रही है, लाइट अपने पाथ से भटक रही है। ऐसा कौन सा ऐसा पोकिंग पॉइंट है जिसकी वजह से उसकी दिक्कत आ रही है? जैसे आपका पोकिंग पॉइंट है सोशल मीडिया, आपका पोकिंग पॉइंट है आपके दोस्त, ठीक है, या जो भी XYZ चीज़ें हैं, आई वोंट से, ठीक है, आपको सबको पता है, आप मुझसे ज़्यादा स्मार्ट हो, है ना। तो ये चीज़ मैं बताऊंगी नहीं, लेकिन आपको पता है कि आप किस तरीके से डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो रिफ्रैक्शन आपके काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं, रिफ्रैक्शन का एक ही कारण है, रिफ्रैक्शन होने का सिर्फ एक ही कारण है, बता रही हूँ। देखो, स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। अलग अलग मीडिया के अंदर, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, उसके अंदर जो है स्पीड ऑफ लाइट जो है वो बदलती रहती है। अगर मैं एयर की बात करूँ ना, तो उसके अंदर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से लाइट चलती है। ये बात दिमाग में बिठा लो। वैसे तो तुम्हें क्वेश्चन में दिया जाएगा, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी पर्पस के लिए, हमें नहीं पता आजकल CBSE क्या क्या कर देती है, तो हम याद कर लेते हैं। भाई हमको कम मार्क्स नहीं लाने हैं, हमने मेहनत करी है, हमने ट्यूशन के पैसे भरे हैं, हमने अपनी आंखें फोड़ी है पढ़ाई करने के लिए। ओके, दैट्स अ फैक्ट। चलिए, तो अलग अलग मीडियम के अंदर जो है स्पीड ऑफ लाइट जो है वो अलग अलग होती है, ठीक है मैम। तो इससे क्या लेना देना है भाई? देखो, जब अब मैंने क्या बोला, मीडियम अलग तो स्पीड अलग, मीडियम अलग तो स्पीड अलग। तो मैम जब आप सेम मीडियम में जा रहे हो तो स्पीड बदलेगी नहीं, लेकिन जैसे ही आप मीडियम बदल रहे हो तो वहां पे स्पीड ही तो चेंज हो रही है, और स्पीड चेंज होने की वजह से रिफ्रैक्शन होता है बेटा। जो बच्चा 11th और 12th क्लास में, मतलब 11वीं और 12वीं कक्षा में इतनी हिम्मत जुटाएगा कि उसको साइंस मैथ्स और साइंस बायो लेनी है, ओके ठीक है, भले वो पढ़े कि नहीं पढ़े वो उसकी चॉइस है, लेकिन उसने सोच लिया कि मैं तो साइंस मैथ्स लूंगा, साइंस बायो लूंगा या लूंगी, ठीक है, तो उसमें तुम इसके बारे में और ब्यूटीफुली समझोगे, मैं बता रही हूँ, मजा आ जाएगा, है ना। तो मैं इसके अंदर ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगी, बस तुम्हें इतना बताने की कोशिश कर रही हूँ कि रिफ्रैक्शन का कारण जो है वो क्या होता है, स्पीड का बदलना होता है। मीडियम चेंज होता है तो रिफ्रैक्शन होता है, और मीडियम चेंज होता है तो स्पीड बदलती है, और स्पीड बदलती है तो रिफ्रैक्शन होता है। गॉट इट? ठीक है। इट इज ड्यू टू दिस डिफरेंस द रिफ्रैक्शन अकर्स। डिफरेंस किस में मैम? स्पीड में। सिंपल। और क्या? ठीक है, स्पीड चेंज हो रही है, रिफ्रैक्शन हो जा रहा है।
जितना ज़्यादा स्पीड में डिफरेंस आएगा उतनी ज़्यादा तुम्हें रिफ्रैक्शन वाली टेंडेंसी देखने को मिलेगी। ये सब चीज़ें आगे डायग्राम से क्लियर हो जाएंगी, टेंशन नहीं लेनी है। मैम रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है? मीडियम चेंज हो रहा है। मीडियम चेंज हो रहा है तो क्या करना है भाई स्पीड बदल रही है, स्पीड बदल रही है तो उसकी वजह से रिफ्रैक्शन हो रहा है। अब मैम और अच्छे से समझाता हूँ, थोड़ा कम कम समझ में आ रहा है, आ तो रहा है लेकिन इतना नहीं आ रहा। अभी आगे आएगा, बहुत मक्खन की तरह आएगा, अमूल बटर, वो भी घर, अमूल बटर छोड़ो, घर का मक्खन जो मम्मी निकालती है ना वैसा वाला। देखिए मैं तुम्हें एक चीज़ बता रही हूँ, जितनी समझ में आए उतनी ठीक है, नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारी लाइट होती है ना, लाइट वो है ना वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है। किसके फॉर्म में ट्रैवल करती है? वेव के फॉर्म में। ऐसे ही दिखती है वेव, ऐसे 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 ऐसे। सही बात, ये मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि बेंडिंग हो कैसे रही है। अब देखो, जब ये लाइट के सारे पार्टिकल्स जो हैं वो जो भी लाइट के पार्टिकल्स हैं, है ना, लाइट के अंदर पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। ये बात अभी सुन लो, हजम होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो भी ठीक है, ठीक है। देखो लाइट का दो नेचर होता है, एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। ये जो वेव मैंने बनाई है वो तो तुम्हें दिख ही रही है। अब इसके अंदर छोटे 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 पार्टिकल्स होते हैं। अब ये तुम ये सोचो कि तुम्हारे पास छोटे छोटे बीड्स हैं, ठीक है, और उन बीड्स को तुम वेव के फॉर्म में ट्रैवल कर रहे हो, तो वो है हमारा लाइट का नेचर। सही बात। तो ये जो लाइट की वेव जब तक वो एक ही मीडियम में ट्रैवल कर रही है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो सारी वेव्स एक जगह पे आकर मिल रही हैं तो सेम लाइन पे ट्रैवल कर रही है। लेकिन बेटा जैसे ही मीडियम बदलता है तो वहाँ पे अब होती है स्पीड धीमे। अभी तो वो खतरनाक एक ही स्पीड से ट्रैवल करती जा रही है, यहाँ पे रुक गई। अब यहाँ पे हो गया मीडियम चेंज। अब मीडियम चेंज हो गया तो सपोज करो यहाँ पे स्पीड हो गई धीमे। स्पीड धीमे हो गई तो बेटा देखो अब ये वाली चीज़ यहाँ पे आ रही है और ये वाली चीज़ अभी तक बाहर है। ये वेव पूरी का अंदर आई, ये एक वेव ये बनी, ये पूरी एक वेव है। देखो वेव एक पूरी कैसे बनती है, ये ऊपर ये नीचे, ये एक वेव है। ये क्रेस्ट होता है, ये ट्रफ होता है, ऊपर और नीचे क्रेस्ट और ट्रफ एक मिलते हैं तो एक वेव बनती है। तो देखो इस वेव को, अगर ये वेव दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है एयर से, अब ये किसमें, दूसरे डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है। डेंसर मीडियम क्या होता है? अभी कुछ नहीं सोचना, ठीक है। बस ये देखो कि दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है तो यहाँ पे इसका एक पार्ट तो एंटर कर दिया, लेकिन दूसरा पार्ट तो अभी तक बाहर ही है। दूसरा पार्ट देखो अभी तक ये वाला बाहर ही है, अब ये बाद में अंदर आएगा, ठीक है। तो इसी की वजह से क्या हो रहा है कि वो पूरी तरीके से एक बार में नहीं आ पा रही है अंदर, तो क्योंकि स्पीड डिफरेंट है कि भाई अगर स्पीड धीरे है तो नीचे वाला पार्ट, जैसे सपोज करो कि क्रेस्ट पहले आ गया अंदर दूसरे वाले मीडियम में और ट्रफ जो है वो बाहर ही रह गया। ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है, थोड़ी सी बेंडिंग हो जाती है। इसकी वजह से थोड़ी सी बेंडिंग हो जाती है। जैसे सपोज करो, इसको तुम बहुत सिंपल एग्जांपल में समझना, जैसे अपन साइकिल चलाते हैं ना, साइकिल तो जैसे मैं हूँ और तुम हो, हम साथ में साइकिल चला रहे हैं, तो अपन हाथ पकड़ के साइकिल चला रहे हैं दोनों, ठीक है। तो जब अपन सेम स्पीड पे चलेंगे तो क्या होगा, अपन का हाथ क्या होगा, स्ट्रेट चलेगा। हाथ पकड़ा हुआ है तो स्ट्रेट चलेगा, इग्नोर दिस, ठीक है, ऐसे चलेगा, है ना। लेकिन जैसे ही अगर मैंने अपनी स्पीड पकड़ ली, आगे बढ़ा ली, या फिर आपने अपनी स्पीड आगे बढ़ा ली, तो मेरा हाथ ऐसे नहीं हो जाएगा, टेढ़ा नहीं हो जाएगा अपना हाथ, ऐसे फिर छूट ही जाना है, फिर तो छूट ही जाना है, ऐसे टेढ़ा हो जाता है। सही बात, उसी तरीके से ये होता है। अगर ये चीज़ समझ में आ रही है बेटा तो ठीक है, नहीं समझ में आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपसे ये कोई पूछने वाला नहीं है। आप बस इतना ध्यान रखना कि मैम मीडियम बदल जाता है तो स्पीड चेंज होती है, और स्पीड चेंज होती है तो रिफ्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। चलिए ओके, अब मैं आपको दो टर्म्स बताऊंगी, दैट इज ऑप्टिकली रेयरर मीडियम एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। इसको दो तरीके से समझाया जाता है, रेयरर और डेंसर मीडियम को, ठीक है। मैं तुम्हें पहले तरीके से अभी समझाऊंगी और दूसरी तरीके से बाद में समझाऊंगी, क्योंकि इसके अंदर एक टर्म आती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो अभी तुम्हारे भेजे में नहीं जाएगी क्योंकि तुमने पढ़ी ही नहीं है, तो क्यों जाएगी, कैसे जाएगी, ऑब्वियसली बात है। देखो अगर मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि एक ऐसा मीडियम है जिसके अंदर स्पीड जो है लाइट की, स्पीड जो है लाइट की वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। स्पीड जो है वो लाइट की क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो आप बोलना कि मैम वो कौन सा मीडियम, मैं पूछूंगी बेटा इसमें स्पीड कम हो रही है तो ये कौन सा मीडियम है, रेयरर मीडियम है, बस इतनी बात। रेयरर मीडियम क्या होता है, जिसके अंदर लाइट की स्पीड कम हो जाती है। अरे मैंने उल्टा बोल दिया क्या, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया बेटा। रेयरर मीडियम क्या होता है, जिसके अंदर, आई एम वेरी सॉरी, तुमसे गलतियाँ होती है, मेरे से भी हो जाती है भाई, ऐसे थोड़ी होता है। स्पीड ऑफ लाइट जो है इंक्रीज हो जाती है, सॉरी, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट जो है जहां इंक्रीज हो जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। और जहां पे स्पीड जो है लाइट की वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम से क्या होता है, डिक्रीज। अब इसको लर्न कैसे करना है बताऊं, देखो डी से लर्न करो डेंसर, डी से लर्न करो डर, ठीक है। जब जिसका डर होता है तो तुम क्या करते हो, जो भी अपनी फालतू चीज़ों करने की जो स्पीड है उसको क्या कर देते हो, कम कर देते हो, ठीक है, और पढ़ाई करना
शुरू कर देते हो और ट्रैक पे आ जाते हो। ठीक है, तो डेंसर मीडियम में क्या होता है, स्पीड कम हो जाती है और रेयरर मीडियम में जो है वो स्पीड इंक्रीज हो जाती है। घर पे मम्मी पापा नहीं है, कुछ भी कर लूँगी, मज़े आ जाएंगे, इन्जॉय करूँगी, नाइट आउट करूँगी, पार्टी करूँगी, ये सब करूँगी। ठीक है, लेकिन अगर मम्मी पापा आ गए तो भाई डर लग रहा है, अब लगाम दे दो अपनी चीज़ों पर। ठीक है, बस यही होता है रेयरर और डेंसर मीडियम। चलिए, अब मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ और मैंने ये लिख भी रखा है ना, फिक्स कर लो, तो तुम्हें फिक्स करना भी है, ऐसे ही नहीं लिखा है मैंने यहाँ पर। चलिए, फिक्स क्या करना है ये बात करते हैं। अगर कभी जो लाइट है, ठीक है सुनना, अगर जो लाइट है वो रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है, रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो वो क्या करेगी, वो बेंड करेगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स नॉर्मल। क्या बोला, अगर मैम लाइट ऐसे दो मीडियम्स में ट्रैवल कर रही है जिसमें वो आ तो रेयरर मीडियम से रही है लेकिन जा कहाँ रही है, डेंसर मीडियम में, तो वो क्या करेगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। अब ये नॉर्मल रे क्या होता है, अगर किसी ने पूछा है तो फिर मुझे गुस्सा आएगा और मैं गुस्से में क्या करूँगी, कुछ नहीं करूँगी, तुमको पढ़ाऊँगी क्योंकि मेरा काम है पढ़ाना। ठीक है, और समझाऊँगी कि भाई भूल गए तो बता दो, दैट्स द ओनली थिंग विच आई कैन डू। चलिए, रेयरर से डेंसर मीडियम में अगर कोई लाइट ट्रैवल कर रही है तो क्या करना है, उसको टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करवा देना है। सही बात। अभी अगर इसका उल्टा हो जाए तो मैम, डेंसर से रेयरर मीडियम में जाए तो क्या करें, डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी बच्चा तो बेंड कर दो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दैट्स इट। नॉर्मल से दूर बेंड कर दो, सिंपल सी बात है। फिक्स करना है आर से डी, रेयरर से डेंसर टूवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर से रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, इतनी अपन को बात समझ में आ जानी चाहिए। नहीं आई है तो उसको और अच्छे से समझाती हूँ। आइए, ये पेश है आपके सामने एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन। केस 1, व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, जब लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो क्या होता है बेटा, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। ये तो बात मैम आपने मुझे पहले ही बता दी थी। ठीक है, अभी यहाँ पे द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये अभी नहीं है, अभी मैं डायग्राम से बताऊंगी। सुनो, यहाँ पे अपन एक सुंदर सा डायग्राम बना, सो यहाँ पे अपन इसी चीज़ को अपन कैसे एक्सप्लेन करेंगे, एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करके मैं तुम्हें समझाऊंगी। देखिए, अभी एक सेकेंड, डायग्राम क्योंकि मुझे अच्छा डायग्राम बनाना है तो मुझे इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये देखो, बन गया ना रेक्टेंगल। ठीक है, देखिए बेटा, होता क्या है ना कि ये जो है यहाँ पर आ रही है इंसिडेंट लाइट, ये बात तुम मानते हो कि नहीं मानते हो, मानते हैं मैम। ठीक है, अब मैंने तुम्हें यहाँ पर एक चीज़ बताई है, मैं बता रही हूँ तुमको कि ये देखो, ये रेयरर मीडियम है, ठीक है, और ये जो अंदर वाला है ना वो डेंसर मीडियम है। ये मैंने तुम्हें बताया है क्योंकि मैंने तुम्हें बताया नहीं मीडियम कौन सा है, एयर है, ग्लास है, वाटर, कुछ नहीं बताया, मैं बस ये बता रही हूँ कि रेयरर और डेंसर मीडियम है। ओके, चलिए, अभी तुम रिफ्लेक्शन वाला बात याद करो। मैंने क्या बोला था कि जब इंसिडेंट लाइट आती है, नॉर्मल पे स्ट्राइक करती है, फिर वो क्या करती है, रिवर्ट बैक करती है, जिसको अपन रिफ्लेक्टेड लाइट कहते हैं। तो यहाँ पर अपन को क्या करना है, यहाँ पर अपन को ये नॉर्मल रे बनानी है। ठीक है, यहाँ पे जो अपनी बाउंड्री है ना रेयर और डेंसर मीडियम की, वहाँ पे नॉर्मल रे बनानी है। तो इंसिडेंट रे आई, इस बाउंड्री पे टकराई, लेट मी चेंज द कलर। अभी रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो वो क्या कर रही है, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर रही है, मतलब कि ये ऐसे बेंड कर रही है। कैसे बेंड कर रही है, इस तरफ। अब आप बोलोगे मैम ऐसे कैसे कर दिया, देखो बेटा, ये अगर ऐसे जा रही थी ना तो उसको जाना कैसे चाहिए था, यूं ही जाना चाहिए था, स्ट्रेट लाइन पाथ में अगर अपन बोले तो। लेकिन मैम यहाँ पे मीडियम चेंज हो गया है तो रिफ्रैक्शन तो होगा, तो अब ये क्योंकि रेयरर से डेंसर मीडियम में आ रही है और ये आपने हमें बताया है कि डेंसर मीडियम में आ रही है, तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल से जाएगी, मतलब अपने पाथ से थोड़ा सा इस तरफ झुक गई। सही बात। चलिए, अब सुनो कि इंसिडेंट रे, जैसे अब हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते थे, तो इसके अंदर जो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता था उसको इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता था उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते थे। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता था उसको अपन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते थे। उसी तरीके से यहाँ पर जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। लेकिन यहाँ पर अब रिफ्लेक्शन तो हो ही नहीं रहा है, यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो ये वाला जो एंगल है उसको अपन एंगल आर से डिनोट करेंगे, और ये एंगल आर जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। बस इतनी सी आपको बात याद करनी है कि मैम
रेयरर से डेंसर मीडियम में जाते हैं तो लाइट जो है वो टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की देखो इधर जा रही थी ना, इसकी तरफ बेंड हो गई ना, इसकी तरफ देखो बेंड हो गई, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई। अब तुम खुद अपना लॉजिक लगाओ कि मैम यहाँ पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब क्योंकि नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई तो ये एंगल तो कम हो गया, तो मतलब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो ज़्यादा होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से। लॉजिक सी बात है, क्योंकि नॉर्मल से सारे एंगल नापे जाते हैं, ठीक है। अब नॉर्मल की तरफ अगर जैसे जैसे मैं बेंड होती जाऊंगी तो ये एंगल तो कम होता जाएगा ना, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होता है, से ज़्यादा होता है। बस ये चीज़ है, यही चीज़ मैं आपको बता रही थी कि आपको दिमाग में सेट करनी है ऊपर। अब मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया, और यहाँ पे स्टेटमेंट देख लो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, कब? जब रेयरर से डेंसर में जा रही है। अब ये सेम चीज़ अपन क्या करेंगे, डेंसर से रेयरर में भी करेंगे। अभी यहाँ पर भी डायग्राम बनाएंगे अपन, यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा नहीं करूँगी कि डायग्राम के थ्रू नहीं बताऊँ। ये देखो फिर से हम ऐसे कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर मैंने इसको डेंसर कर दिया, इसको रेयरर कर दिया, जस्ट फॉर कन्वीनियंस मैंने ऐसे बनाया है। अंदर से बाहर भी ऐसे कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इसको डेंसर, इसको रेयरर मैं बोल सकती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो यहाँ से अब इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है, ये नॉर्मल है, डेंसर से आ रही है, ठीक है। अब किस में जा रही है, रेयरर मीडियम में। तो रेयरर मीडियम में क्या होता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब ऐसे बेंड हो रही है, ये बेंडिंग हो गई। अब बेंडिंग कैसे हुई बेटा, देखो अगर ये, एक मिनट मेरे को इसको फिर से बनाने देना, ये ऐसे बेंड हो गई है। वैसे अगर ये कैसे जाती, वैसे ये यूं जाती है अपने पाथ से, ये इसका ओरिजिनल पाथ है। देखो ये वाला जो पाथ मैंने इधर बनाया ना, ये इसका ओरिजिनल पाथ है, ओजी, ओरिजिनल पाथ है। बट ये ओरिजिनल पाथ पे ट्रैवल नहीं कर रही है, रिफ्रैक्शन हो गया है तो बेंड हो गई है। अब यहाँ पे क्योंकि रेयरर मीडियम में आ रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली गई है। ये इसका पाथ है बेसिकली, ये वाला, ये बेंडिंग वाला पार्ट है, और यही एक्चुअल पाथ है, ये वाला जो ये बेंड हो गई है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल थी, इससे दूर चली गई है। अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पे होगा ये रिफ्रैक्शन एंगल हो गया, एंगल आर, और ये इंसिडेंस एंगल हो गया। अभी नॉर्मल से दूर चली गई है तो रिफ्रैक्टेड एंगल जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा हो जाता है। सिंपल सी बात है। देखिए इन दिस केस द लाइट गेट रिफ्रैक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि वो रेयरर मीडियम में एंटर कर रही है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। हमने ये डायग्राम से भी देख लिया। ओके, चलिए बेटा, अगर ये दो चीज़ें आपको समझ में आ गई है ना, तो आगे जो मैं आपको रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब बता रही हूँ ना, इसके ऊपर 4 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का है, ये डायग्राम आना पक्का है, और आपके 4 मार्क्स पक्के हैं। बस इतनी सी बात है। देखिए क्या हो रहा है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब में, यही मैंने ग्लास स्लैब बनाया है। ग्लास स्लैब क्या होता है बेटा, कांच का मटेरियल होता है, बिल्कुल ग्लास जैसा होता है, थिक होता है, थोड़ा मोटा होता है, ठीक है। उसके अंदर मतलब वो थोड़ा सा थिक होता है, और उससे अपन रिफ्रैक्शन करवाते हैं और अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है आपको वो ग्लास है, और बाहर जो है वो एयर है। यहाँ से देखो रेड कलर से जो लाइट आ रही है इसको अपन क्या बोलेंगे, इंसिडेंट लाइट बोलेंगे। ये नॉर्मल है। अब एयर और ग्लास में रेयरर मीडियम कौन सा है, एयर, और ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम। अच्छा, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि मैम आप ये रेयरर और डेंसर मीडियम कैसे बोल देती हो, आपको क्या पता कि ये रेयरर है कि डेंसर है। बेटा देखो, रेयरर मीडियम का मतलब ये होता है कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना, जिससे वो बना हुआ होता है कोई भी मीडियम, उसके अंदर पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर होते हैं, है ना। और डेंसर मीडियम में पार्टिकल्स काफ़ी पास पास होते हैं। अब ऑब्वियसली एयर और ग्लास के कंपैरेटिवली ग्लास के अंदर पार्टिकल्स, तभी तो सॉलिड है बेटा, पास में है ना पार्टिकल्स, सही है। तो ग्लास डेंसर हो गया और एयर जो है वो रेयरर हो गया। अच्छा, मैं एयर और ऑयल में पूछूँ तो आप क्या बोलोगे कि मैम एयर रेयरर है और जो ऑयल है वो डेंसर है। ग्लास और वाटर में पूछूँ तो आप क्या बोलोगे कि मैम ग्लास डेंसर है और वाटर जो है वो रेयरर है उसके कंपैरेटिवली। कंपैरेटिव स्टडी है ये, कंपैरेटिव स्टडी है। ओके, चलिए, तो रेयरर से एयर से ग्लास मतलब रेयरर से डेंसर मीडियम, डी से डेंसर, डी से डर, डर से टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये देखो टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो गई, ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हुई कि नहीं, ठीक है। अब आप बोल रहे हो कि मैम ऐसे कैसे, देखो बेटा टूवर्ड्स द नॉर्मल क्यों, क्योंकि ये इसका ओरिजिनल पाथ था, ये इसका ओरिजिनल पाथ है। देखो अगर ये लाइट यहाँ से आ रही है तो इसको अगर ये सीधी सीधी ट्रैवल करे, रिफ्रैक्शन नहीं माने तो ये ऐसे ट्रैवल करेगी। लेकिन मैम अब मीडियम चेंज हो गया तो रिफ्रैक्शन तो होना ही है, तो ये अपने ओरिजिनल पाथ से क्या, एक मिनट रुको मैं इसको थोड़ा प्रॉपर बनाती हूँ, ऐसे तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ये रेड है ना, इसको मैं ऐसे एक्सटेंड कर रही हूँ, है ना। ये इसका ओरिजिनल पाथ है, लेकिन इसने ओरिजिनल पाथ में ट्रैवल नहीं किया क्योंकि मीडियम बदल गया, स्पीड बदल गई, तो कैसे ट्रैवल करेगी, नहीं करेगी भाई, ठीक है, नहीं करेगी, बस बोला ना नहीं करेगी, हाँ तुम भी मान लो ऐसे ही होता है, ठीक है। चलिए, तो नहीं कर रही है, तो अभी ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो गई, तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज स्मॉलर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे चलो, अब
जब तक मीडियम सेम है तब तक तो अपने पाथ में ट्रैवल करेगी, जब तक मीडियम सेम है तब तक तो अपने पाथ में ट्रैवल करेगी ना। तो यहाँ पर अगर ये क्या ग्लास में आ गई तो ग्लास में 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 सीधी सीधी ट्रैवल करी। अब गड़बड़, अब ग्लास से आया है एयर, फिर से अब हो गया है डेंसर से रेयरर। रेयर में है चिल पिल मम्मी इज ऑन हॉलीडे विथ योर डैडी, गए हैं घूमने गए हैं, घूमी गए हैं, तो वी आर लाइक चिल पिल मैगी एंड ऑल दैट स्टफ्स, नेटफ्लिक्स एंड चिल। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि नेटफ्लिक्स देखेंगे, मस्ती करेंगे, ये सब क्या बोलते हो तुम, क्या बोलते हैं अपन, क्या देखते हैं नेटफ्लिक्स के अंदर अपन, सीरीज़ मूवीज़ ये सब देखेंगे। ठीक है, मैगी खाएंगे, पासा खाएंगे, ऑर्डर करेंगे बाहर से खाना, ये सब होगा। ठीक है, चलिए कोई ना, वापस अपने बात इधर आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि अब डेंसर से रेयरर मीडियम जा रही है, तो अब क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो जाएगी। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये देखो बैंड हो गई, तो ये इसको अपन क्या बोलते हैं, देखो ये इंसिडेंट रे हो गई, ये अपनी रिफ्रैक्टेड रे हो गई। कौन सी हो गई बेटा, रिफ्रैक्टेड रे हो गई। और इसको अपन क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे। ये बात ध्यान रखना, ये तुम्हारे लिए नहीं है, वो इमर्ज हो रही, इमर्ज आउट हो रही है ना, तो उसको अपन बोलते हैं इमर्जेंट रे, राइट। अब यहाँ पर इधर जो एंगल होता है ना, इसको अपन एंगल ऑफ इमर्जेंस भी कहते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ इमर्जेंस, जैसे आपने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को स्टडी किया वैसे अपन एंगल ऑफ इमर्जेंस को भी डील करेंगे। चलिए, अभी यहाँ पर एक चीज़ बता रही हूँ, लेटरल डिस्प्लेसमेंट करके। मिरर वाले केस में आपने क्या किया था, लेटरल डिस्प्लेसमेंट किया था, सॉरी लेटरल इन्वर्जन किया था, मैं वापस सेम ही बोल दिया, लेटरल इन्वर्जन किया था। यहाँ पे आप करोगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, देखो जो लाइट थी वो अपने ओरिजिनल पाथ में ट्रैवल कर सकती थी, लेकिन मीडियम चेंज होने की वजह से, स्पीड चेंज होने की वजह से उसने अपने पाथ से डिविएट कर दिया। तो बेटा ये इसका ओरिजिनल पाथ है, ये इसका ओरिजिनल पाथ था, और ये इसका रिफ्रैक्टेड वजह से जो पाथ हुआ डिफ्रैक्शन की वजह से, तो इनके बीच में ये जो गैप आया है ना, इसको ही अपन क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, लेटरल इन्वर्जन नहीं, यहाँ पे मैंने उल्टा लिखा है, इधर डिस्प्लेसमेंट कर दो। हो जाती है मैडम से भी गलतियाँ, प्रिंटिंग मेरे को आता है, मतलब मैं बोल तो सही रही हूँ, यहाँ पे शायद टाइपिंग में दिक्कत हो गई। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल पार्ट ऑफ द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे का ओरिजिनल पार्ट और जो इमर्जेंट रे बाहर निकली रिफ्लेक्शन के बाद, उनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यों बेटा, देखो 90 डिग्री पे ही तो है, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना, उसको अपन लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। लेटरल इन्वर्जन तो पता है ना, पी ऐसा एम्बुलेंस वाला सीन, वो चीज़ है। तो ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो किस पर डिपेंड करेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। जो स्लैब तुमने लिया है उसकी थिकनेस अगर बढ़ाते जाओगे तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा करोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है बेटा, आगे बताऊंगी, रुकना, इसको अभी होल्ड पे डाल दो। बस अभी ये ध्यान रखो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो वहाँ पे रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है ना मटेरियल का, तो उसका रिफ्रैक्शन ज़्यादा होता है, तो उसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा होता है। बस इतना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आगे आने वाला है। अच्छा, यहाँ पर पुरानी बातें यादें ताज़ा कर लेना ये देखने के बाद, होपफुली, फिंगर्स क्रॉस्ड। व्हाट हैपन व्हेन द लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन द ग्लास स्लैब। याद है जब अपन रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे और जब लाइट नॉर्मल पे ही आ रही थी, मतलब 90 डिग्री पे आ रही थी, तब कोई रिफ्लेक्शन हो ही नहीं रहा था, वापस अपने पाथ को रिट्रेस करके जा रही थी, क्योंकि उसके अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो था वो ज़ीरो था, है ना भाई। जिस एंगल पे लाइट इंसिडेंट होती है, रिफ्लेक्शन भी तो उसी एंगल पे होता है, इसी को तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहते थे। बस इसमें भी वही चीज़ है बेटा, अगर वो नॉर्मली आएगी, मतलब कि अगर ये हमारा ग्लास स्लैब है ना, तो यहाँ पे अगर वो नॉर्मली आ रही है तो बेटा मेरी खुद से बात सुनना, यहाँ पे शायद मैंने डायग्राम डाला नहीं है, ठीक है। तो अगर वो ऐसे नॉर्मली आ रही है तो लाइट अब बेटा किसी एंगल पे नहीं ट्रैवल कर रही है, अब वो क्या कर रही है, बिल्कुल ऐसे ट्रैवल कर रही है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे आ रही है। तो देखो यहाँ पे दोनों क्रेस्ट और स्टफ एक ही तरफ आ गए। ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला पार्ट पहले आ गया और नीचे वाला पार्ट लेट आ गया, ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि वो 90 डिग्री पे आ रही है तो पूरी एक वेव जो है वो एक साथ अंदर आती है और एक साथ बाहर जाती है। तो यही रीज़न है कि यहाँ पे बेंडिंग ही नहीं होती है, यहाँ पे बेंडिंग होती ही नहीं है, इसलिए जब वो नॉर्मली फॉल करती है तो नो रिफ्रैक्शन टेक प्लेस, नो रिफ्रैक्शन
टेक्स प्लेस। तो क्या मैं ऐसा बोल दूँ कि मैम यहाँ पे क्या स्पीड चेंज नहीं होती? क्या बेटा स्पीड चेंज होती है, स्पीड तो मीडियम के साथ ही चेंज हो जाती है, उससे एंगल का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पे अब क्योंकि डायरेक्शन देखो, एंगल देखो, यहाँ पे एंगल की वजह से क्या हो रहा है कि जो सारी वेव्स हैं वो एक साथ एक दूसरे मीडियम में एंटर कर रही हैं, ठीक है, एक साथ। मतलब ऐसा हो रहा है कि अपन इस तरीके से अपन ने, जैसे अपन को 20 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल करना है, उस 20 मीटर्स के अंदर अपन ने एक कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करके रखी है, जिसकी वजह से अपना हाथ जो है वो ऐसे है, ना कि यूँ हो रहा है ना कि यूँ हो रहा है। ओके, बस ये बात है। तो यहाँ पर कोई भी रिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे स्पीड चेंज होगी, स्पीड चेंज हो रही है, लेकिन 90 डिग्री पे क्योंकि ट्रैवल कर रही है तो सारी वेव्स जो है वो एक साथ एक मीडियम में आ रही है और एक साथ एक मीडियम से बाहर जा रही है, साथ साथ हम साथ साथ हैं, वो वाला सीन चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, ये इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन तुम्हें पता है ना कि भाई क्या होता है, थोड़ा सा टिल्टेड दिखता है कि ये जो पेन अपन पेंसिल या पेन जो भी तुम्हें पानी में डालना है, तुम ये तो तुम आज ही करके देख सकते हो, मैं कह रही हूँ, ठीक है। मेरे पास अभी मैं लेके वहाँ बैठी नहीं हूँ, नहीं तो मैं तुम्हें बता देती। देखो ये जो है पेंसिल है, ठीक है। तो जब मैंने इसको पानी में डाला तो यहाँ मैंने इस एंगल पे डाला था, लेकिन ये मुझे थोड़ी सी यहाँ पे टिल्टेड दिखेगी। और टिल्टेड क्यों दिख रही है? क्योंकि लाइट रे अपने ओरिजिनल पाथ, इसका ओरिजिनल पाथ था ये, अब रिफ्रैक्शन के जैसे हो गया ये है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसकी वजह से ऐसा हुआ है। सेम गोज फॉर फिश, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, उसी चीज़ का उसमें भी यही चीज़ हो रही है, रिफ्रैक्शन हो रहा है हर जगह, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की। बेटा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोलता है? जैसे पहला तो जो लॉ है रिफ्लेक्शन का और रिफ्रैक्शन का सेम है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्रैक्टेड रे। क्योंकि मैम रिफ्रैक्शन हो रहा है ना तो रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे। तो जो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल रे सारे सेम प्लेन में लाई करते हैं। मैं एक्स में तो तू भी एक्स में, तू भी एक्स में, मैं वाई में तो तुम भी वाई में, तुम भी वाई में, वाई वाई वाई, जेड जेड जेड, ठीक है, ऐसा होता है। यहाँ पर एक स्नेल्स लॉ आता है जिसके ऊपर ज़्यादा तुम्हें क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इसके अंदर sin 30 sin 40 की ऐसी कुछ वैल्यूज़ आती है जो मैथमेटिक्स की टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जो तुम अभी तक पढ़ भी नहीं रहे हो। पढ़ोगे कब पढ़ोगे? अभी ट्रिग्नोमेट्री आएगा ना तुम्हारा मैथ्स के अंदर, उसमें पढ़ोगे। लेकिन क्वेश्चन इतना पूछा नहीं जाता है इसके ऊपर कि भाई ऐसा कुछ करना है। तो ये होता क्या है स्नेल्स लॉ? द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको कैसे लिखते हैं? साइन आई। इसको क्या बोलते हैं? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब कि साइन आर। रिफ्लेक्शन बोला मैंने, रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विच इज़ इक्वल्स टू अ कांस्टेंट वैल्यू जिसको अपन एन बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट वैल्यू। और इस कांस्टेंट वैल्यू को ही क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी मैंने तुम्हें पता है पहले बोला था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी दिमाग में रखो, अभी तुम्हें पता नहीं है, मैं तुम्हें बताऊंगी, तो बस मैं तुम्हें बता रही हूँ, ओके। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब साइन आई टू दैट ऑफ साइन आर इज इक्वल्स टू अ कांस्टेंट वैल्यू। इन्होंने ऐसा बोला कि तुम एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस लोगे और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लोगे तो उसका रेशियो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है जिसको अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, ओके। चलिए, अब सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम ये साइन आई साइन आर ये क्या है? आई और आर तो समझ में आता है, इंसिडेंस है या रिफ्लेक्शन है या रिफ्रैक्शन है, ये साइन क्या लगा दिया? बेटा देखो, जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे ना उसके अंदर साइन कॉस टेन ये सब आप पढ़ोगे, तब आपकी उसकी क्या होता है, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्या है 30 डिग्री, तो आप बोलोगे कि साइन 30 लिखा, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 60 है, तो यहाँ पे आपने साइन 40 लिखा या 50 60 जो भी है, जो भी वैल्यू मैंने दी वो लिखा। अब इनकी वैल्यू मैथ्स में कुछ वैल्यूज़ आती हैं इनकी जो हमें लर्न करनी पड़ती है, वो अभी तुम्हें पता नहीं है, तो इसलिए अपन यहाँ पर कुछ बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि इसके ऊपर इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने वाले हैं, जो हमारे पास है भी नहीं, ठीक है। चलिए, तो जो अब अपन मैं अपने मुद्दे की बात करते हैं कि भाई मैम ये साइन आई और साइन आर का जो रेशियो है वो एक कांस्टेंट आता है जिसको अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली क्या है ये बताओ, क्योंकि इस पे बनेगा क्वेश्चन। बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना वो तुम्हें ये बताता है कि भाई कोई भी जो मीडियम है उसकी बेंडिंग एबिलिटी कितनी है, बेंडिंग एबिलिटी या रिफ्रैक्शन करने की एबिलिटी कितनी है। देखो बेटा, जिस भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, जिस भी मीडियम का, अब मैं एन लिख रही हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टैंड्स फॉर एन, ज़्यादा होगा
उसका वो कैसा मीडियम होता जाएगा, डेंसर मीडियम होता जाएगा, मतलब उसके अंदर पार्टिकल्स क्या होते जाएंगे, पास 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 होते जाएंगे। और जिसका एन का वैल्यू कम होगा, मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, वो कैसा हो जाएगा, रेयरर मीडियम में। अब समझ में आया तो मैं कैसे बोल रही थी कि ये डेंसर मीडियम है या रेयरर मीडियम है। तो बेसिकली बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाले जाते हैं अलग अलग मीडियम्स के। आपके एनसीईआरटी में इसकी टेबल बनी हुई है, तुम देखना, वैल्यूज़ लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस बता रही हूँ। ओके, तो उन वैल्यूज़ के बेसिस पे आप किन्हीं भी दो मीडियम्स को कंपेयर कर सकते हो कि कौन रेयर है कौन डेंसर है। कंपैरेटिव स्टडी होती है, ठीक है। तो वहाँ पे जब मैंने तुम्हें ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम बताया था, तो उस समय मैंने सिर्फ स्पीड के बेसिस पे बताया था कि भाई स्पीड कम हो जाती है तो डेंसर कर दो, और स्पीड इंक्रीज हो जाती है तो रेयरर कर दो। तो बेसिकली वहाँ पे मैं रेयरर और डेंसर मीडियम किसके वजह से बोल रही थी, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से बोल रही थी। तो जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आपको पता है और जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा है तो वो डेंसर मीडियम है, और वहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइट अगर ट्रैवल करेगी डेंसर मीडियम में तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएगी और उसकी स्पीड भी कम हो जाएगी। ओके, चलिए। बेसिकली अगर बेंडिंग ज़्यादा हो रही है तो रिफ्रैक्शन भी तो ज़्यादा ही हो रहा है ना, क्योंकि रिफ्रैक्शन इज ऑल अबाउट बेंडिंग टूवर्ड्स या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंडिंग तो हो ही रही है, उससे क्या लेना देना। ओके, चलिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट, जो मैंने अभी तक बोला ना वो सब लिखा हुआ है। द मीडियम थ्रू विच द लाइट ट्रैवल इज कॉल्ड, वाह अंग्रेजी देखो, जिस मीडियम में लाइट ट्रैवल करती है उसको मीडियम कहते हैं, ठीक है। लाइट ट्रैवल इज कॉल्ड मीडियम। ओके, रिफ्रैक्शन अकर्स ड्यू टू द चेंज ऑफ स्पीड इन डिफरेंट मीडिया। वी नो इट ऑलरेडी, वी आर क्वाइट स्मार्ट इनफ मैम अभी कि भाई स्पीड चेंज हो रही है इसलिए वहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये हम जानते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसको क्या बोलते हैं मैम, दो मीडियम्स के अंदर जो स्पीड है लाइट की, अगर मैं उनका रेशियो ले लेती हूँ तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। समझ गया, वेट देखो, यहाँ पे मैंने ग्लास स्लैब बनाया, ठीक है। ये मीडियम 1 है, कुछ भी हो सकता है मीडियम 1, और ये मेरा मीडियम 2 है, मैंने M2 रखा। 1 से गई 2 पे, 1 से गई 2 में, 1 से गई 2 में, तो यहाँ पे आप एंड लिखो 1 से गई 2 में। ये क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव, इसको ऐसे लिखते हैं, समझो मैं क्या बोल रही हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैंने क्या लिखा, भाई रिफ्रैक्शन हो रहा है तो दो मीडियम्स तो चाहिए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करते हैं एन से। अब यहाँ पे लाइट ट्रैवल किस में गई, कहाँ से गई है, 1 में, और कहाँ पे गई है, 2 पे, तो 1 से गई है 2 में, ऐसे लिखते हैं। अभी इसके अंदर स्पीड मानती हूँ v1 और इसके अंदर मैंने स्पीड मान ली v2, क्योंकि वो ट्रैवल करी तो किसी स्पीड से तो करेगी ना, ठीक है। तो होगा क्या, इधर अपन ऊपर लिखेंगे v1 और नीचे लिखेंगे v2। अभी यहाँ पे आपने क्या टर्म पढ़ी थी कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियाज। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ये दोनों मीडियम के अंदर जो स्पीड थी उनका रेशियो ही तो है, बस यही बात है, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ तो ठीक है, लर्न कर लोगे, लेकिन इसको समझना ज़रूरी है, यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है। क्या होती है, इसको कैसे लर्न करना है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2 का विथ रिस्पेक्ट टू 1। क्या बोला, 2 का विथ रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ये हम निकाल रहे हैं, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 है ना। तो यहाँ पर जो v2 है ना, अपन क्या कर रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 निकाल रहे हैं, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं फर्स्ट के रिस्पेक्ट में। ओके, ऐसे इसको बोला जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 ऑफ सेकेंड मीडियम, ऐसे अच्छे से लिखो, ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू 1, ऐसा लिखते हैं और ऐसा बोला जाता है, सही बात। चलिए, ये 1 2 क्या, 1 से गई 2, 1 से निकली 2 में गई, 1 से निकली 2 में गई, फर्स्ट मीडियम से निकली 2 में गई, ऐसा। अगर उल्टा होता तो, अगर मैं ये डायग्राम ऐसे बनाती तो, मतलब 2 से निकली 1 में गई, तो यहाँ पे क्या निकला, लिखते 2 से निकली 1 में गई। समझ में आया बेटा, ऐसे लिखा जाता है इसको। और कन्फ्यूजन हो रही है, अभी आगे और क्लियर कर दूंगी। देखो यहाँ पर अभी ये जो दो टर्म्स पढ़ोगे ना, उससे ये और क्लैरिटी आएगी, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बेटा देखो, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तब अपन टर्म यूज़ करते हैं जब अपन किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, है ना। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर एयर और अदर देन एयर एंड वैक्यूम, अगर मैं एयर और वैक्यूम के अलावा कोई दूसरा मीडियम ले रही हूँ ना और उसके रिस्पेक्ट में मैं किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रही हूँ ना, तो उसको मैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलूँगी, ठीक है। जैसे सपोज करो, अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिख रही हूँ एयर और इधर वाटर, ठीक है,
तो अपन क्या करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो इसका मतलब ये है कि मैं वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने की कोशिश कर रही हूँ एयर के रिस्पेक्ट में, वाटर का निकाल रही हूँ एयर के रिस्पेक्ट में या फिर वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आएगा इसको तुम क्या बोलोगे कि मैम ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्या है ये? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो, जो चीज़ बाद में लिखी जाती है वो नीचे आती है, जो पहले लिखी जाती है वो ऊपर आती है। जो भी तुम बाद में लिखोगे ना वो तुम डिनोमिनेटर में उसकी स्पीड लिखोगे, और जो ऊपर लिखोगे मतलब जो पहले लिखोगे उसको ऊपर लगाओगे, उसकी स्पीड ऊपर लगाओगे। जैसे एयर से लाइट आ रही है वाटर के अंदर, एयर से आ रही है वाटर के अंदर, ऐसे मैंने समझाया था। तो एयर उसके एयर के अंदर अगर ट्रैवल कर रही है तो उसके अंदर कोई स्पीड तो होगी ना, तो उसकी स्पीड ऊपर लिख दी और वाटर की स्पीड मैंने नीचे लिख दी। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या बोला कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं एयर के रिस्पेक्ट में, तो ये कौन सा हो गया? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बेटा? अगर मैं यहाँ पर ग्लास और इधर वाटर लिखती, तो ग्लास से लाइट आ रही है वाटर के अंदर, तो स्पीड ऑफ लाइट इन जो बाद में लिखा है वो नीचे आता है, जो पहले आता है जो पहले लिखते हैं वो ऊपर आता है। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो यहाँ पे क्या कर रहे हो? वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो ग्लास के रिस्पेक्ट में, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? रेशियो ऑफ स्पीड ही तो होता है अलग अलग मीडिया के अंदर, ये स्पीड ही तो ली है मैंने, है ना। तो वाटर का आप एयर के रिस्पेक्ट में नहीं निकाल रहे हो, ग्लास के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो। ओके, तो ये कौन सा हो गया मेरा? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। RI मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सही बात है। ये चीज़ कन्फ्यूजन क्रिएट करती है, मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करी है। जहाँ से लाइट आ रही है उसको पहले लिखो, जहाँ पे जा रही है उसको बाद में लिखो। जो बाद में लिख रहे हो उसकी स्पीड डिनोमिनेटर में आएगी, जो पहले लिख रहे हो उसकी स्पीड ऊपर आएगी न्यूमरेटर में। ठीक है, सिंपल सीधी बात। एयर और वाटर अगर ऊपर है तो एब्सोल्यूट, एयर और वाटर के अलावा कुछ भी अगर ऊपर स्पीड किसी भी मीडियम में स्पीड आ रही है तो वो क्या हो गया? अपना रिलेटिव हो गया। और एयर और वैक्यूम के रिस्पेक्ट में क्या हो गया बेटा? मैं ऐसे बोलूँ कि एयर और वाटर है, तो मतलब कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं या फिर वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहलाएगा हमारा? वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। मैं फंबल कर गई ना अभी, पता नहीं क्या हो गया। तो एयर के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो वो हमारा कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन अगर एयर के अलावा कोई और मीडियम है तो अपन क्या बोलेंगे? इट इज़ अ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सिंपल। ठीक है, चलिए अब एक और चीज़, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2 इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम 2 टू मीडियम 1। क्या बोला ये? सुनो, इसको पहले मैं लिख कर बताती हूँ। देखो, ये बोल रहा है कि अगर कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का और वाटर का कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, और यहाँ पर मैं बोल रही हूँ इधर वाटर, यहाँ पे उल्टा कर दो, यहाँ पे ग्लास करो, यहाँ पे वाटर करो। देखो, इसके अंदर मैं क्या करूँगी? V इन वाटर, V इन ग्लास, ऐसे तो लिखते हैं मैम। जो बाद में लिखते हैं वो डिनोमिनेटर में आता है, जो ऊपर लिखते हैं वो न्यूमरेटर में आता है। और यहाँ पे क्या करेंगे मैम? जो बाद में लिखते हैं वो नीचे आएगा, उसकी स्पीड नीचे आएगी, और जो पहले लिखते हैं उसकी ऊपर आएगी, है ना। तो देखो, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का निकाल रही हूँ वाटर के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे क्या निकाल रही हूँ? वाटर का निकाल रही हूँ ग्लास के रिस्पेक्ट में। तो ये कह रहे हैं ये दोनों जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। मतलब कि WNG इज इक्वल्स टू 1/NWG। ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो जस्ट रेसिप्रोकेट कर दोगे तो वाटर का ग्लास के रिस्पेक्ट में आ जाएगा। अब इसको मैं प्रूव करके भी बता सकती हूँ। देखो, यहाँ पर अपन करते हैं 1, यहाँ पे मैं करती हूँ ग्लास और इधर करती हूँ वाटर, ठीक है। तो इसके अंदर स्पीड को अगर मैं लिखूँ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन, ये अपॉन में आएगा क्योंकि ये बाद में है, और जो ग्लास है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। सही बात। उसी तरीके से अगर मैं इधर ग्लास और इधर वाटर लिखूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? VG अपॉन, और ऊपर में आ जाएगा VW। अच्छा, अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ, मतलब 1/NWG कर दूँ, तो इसको भी रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा, मतलब VG अपॉन VW करना पड़ेगा। सही बात है, ठीक है। अच्छा, VG अपॉन VW, ये भी VG अपॉन VW, ये दोनों तो सेम हो गए।
और ये दोनों किसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो अगर ये दोनों बराबर हो गए हैं एक दूसरे के, ये दोनों टर्म्स, तो ये दोनों भी तो एक दूसरे के बराबर होंगी। अब देखो अगर मैं इनको इक्वेट करूँ तो ये इसके बराबर हो गई ना, और ये अपन ने प्रूव भी कर दिया। वाटर का ग्लास के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेसिप्रोकेट ऑफ ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सिंपल। इसको और समझना है तो एक क्वेश्चन करेंगे, उससे समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन टाइम है। अपन ने जो भी पढ़ा है उसको अब क्वेश्चन के फॉर्म में अपन को एग्जीक्यूट करना है, तो बस देखते हैं। देखिए, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कैरोसिन, टर्पेंटाइन, वाटर आर दिस दिस देन दिस। क्या मैम ये वैल्यूज़ लर्न करनी है? नहीं करनी है, क्वेश्चन में दे रखी है, सॉल्व करो बस। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि इन विच मीडियम लाइट ट्रेवल द फास्टेस्ट। मैम आपने हमें ये बताया था कि जहाँ पे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है वो डेंसर मीडियम होता है, और वहाँ पे जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। मुझे सबसे पहले मैं अरेंज कर लेती हूँ हायर से लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कैरोसिन का K, टर्पेंटाइन का T और वाटर का W। सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? टर्पेंटाइन ऑयल का। फिर उसके बाद किसका है? कैरोसिन का। फिर किसका है? वाटर का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो स्पीड कहाँ ज़्यादा होगी? वाटर। अब ये स्पीड अरेंज कर रही हूँ, स्पीड सबसे ज़्यादा होगी वाटर में, फिर कैरोसिन में और फिर टर्पेंटाइन के अंदर। डन, इजी था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अभी एक और चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लास का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं दे रखा है, तो आप क्या मानोगे? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में कर रखा है इन्होंने। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का आपको दे रखा है, मतलब एन ऑफ ग्लास दे रखा है, यहाँ पे एयर लिख दो 1.5। बेटा अगर कुछ भी नहीं है तो एयर ही लिखेंगे ना, वो फिर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। कुछ भी नहीं है तो एयर लिखो, अगर कोई दूसरा मीडियम होगा तो वो खुद बताएगा। ठीक है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। मुझे स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट करनी है ग्लास के अंदर। द स्पीड ऑफ लाइट, ओ सो डैम ईजी। अच्छा, अगर मैम चलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दे रखा है, अगर मैम कुछ भी नहीं दे रखा है तो मीडियम दूसरा कौन सा होगा? एयर ही होगा। मतलब ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं। अगर कुछ भी नहीं दे रखा है ना, उसको एब्सोल्यूट मानो और वहाँ पे एयर लिख दो। अच्छा, अगर मुझे इसका फॉर्मूला बनाना होता तो मैं कैसे लिखती? मैम ग्लास नीचे लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे V ऑफ ग्लास लिखो और ऊपर एयर है ना, यहाँ पे V इन एयर लिखो। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या है? 3 × 10⁸ है। 3.0 को 3 लिख दो। ठीक है, V ऑफ ग्लास तो मुझे निकालनी है और 1.5 तो उन्होंने दे ही रखा है। हलवा क्वेश्चन है। V ऑफ ग्लास इज इक्वल्स ग्लास 3 × 10⁸ अपॉन नीचे कर दो 1.5। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में बच्चों को हो जाती है दिक्कत कि अब इसको सॉल्व कैसे करें। सुनो, ये 1.5 है ना, इसको मतलब इसके डेसिमल को यहाँ हटाया तो ऊपर 10 आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? 3/15 × 10 × 10⁸ ऐसे ही लिखो। अभी 3 1 जा 3 5 जा 15 होता है, 5 1 जा 5 2 जा 10 होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 × 10⁸। ईजी है, ऐसे सॉल्व करते हैं पावर को। आपके लिए थोड़ा नया होगा इसलिए मैंने आपको अच्छे से करके बता दिया है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर, लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर, एयर से वाटर में जा रही है, तो मतलब इसका मतलब क्या है? वाटर का रिफ्रैक्टिव, इसको लिखेंगे कैसे? वेलोसिटी ऑफ एयर टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। तो मतलब कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में, और वाटर का इन्होंने दे ही रखा है कितना? 1.33। तो हम ये इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 1.33 दे रखी है ना। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर इज 1.33। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर? मतलब कि अब क्या है? वाटर से एयर में जा रही है, मतलब कि ऊपर आएगा वाटर, नीचे आएगा एयर। अरे मैम एयर वाटर वाटर एयर, एयर वाटर वाटर एयर, उल्टा उल्टा। ठीक है, मतलब अगर ये 1.33 है तो वाटर का एयर का वाटर के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? 1/1.33। रेसिप्रोकेट ही तो करना था, याद करो, ये चीज़ समझा रही थी मैं यहाँ पर। ये चीज़ ये वही तो है, ग्लास वाटर वाटर ग्लास, वहाँ पे एयर वाटर वाटर एयर। ठीक है, तो जस्ट क्या करना है? रेसिप्रोकेट कर देना है, रेसिप्रोकेट कर देना है। मतलब कि n ऑफ WA इज इक्वल्स टू 1/n WA। देखो AW अपॉन में डाल देना है। अपन को AW दे रखा है, मतलब ये अपन को क्या दे रखा है? 1/1.33। तो 1.33 इज इक्वल्स टू 1/n WA, मतलब एयर का वाटर के रिस्पेक्ट में। तो अब ये इधर जाएगा, तो अपन क्या करेंगे? इसको आगे NAW इज इक्वल्स टू 1/, ये 1.33 नीचे आ जाएगा। इस 1.33 को एज इट इज़ छोड़ दो, 1/1.33 को, या फिर इसको क्या करो? 100/133 कर दो, बस ख़त्म।
ओके ऐसा आता है बस इसके अंदर। कितना इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना था। अच्छा एक और चीज़ बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट होती है क्या? बेटा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि बेटा देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे देख लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ऊपर अपन स्पीड लेते हैं मीडियम 1 की और नीचे अपन भी स्पीड लेते हैं मीडियम 2 की। ठीक है, स्पीड का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। इसमें भी क्या होता है, नीचे भी तो स्पीड है मीटर पर सेकंड, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती। इट इज़ जस्ट अ नंबर, जैसे 1 2 3 4 होता है, आगे कुछ वैल्यू नहीं हो, केजी ग्राम ये सब तो अपन, वो तो मास की यूनिट है। मीटर सेंटीमीटर्स करेंट डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की यूनिट है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी यूनिट नहीं होती, इसका सिर्फ एक नंबर होता है। अब मैंने आपको रिफ्रैक्शन बहुत तमीज़ से समझाया है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। और नहीं आया है तो डू लेट मी नो, जो भी चीज़ समझ में नहीं आई है, क्या कहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है। मुझे पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले में थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी, वीडियो को वापस देखना बेटा, समझ में आ जाएगा। काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। एंड होपफुली आपको समझ में आ जाए, नहीं आ जाए तो बता देना, मैं फिर से चीज़ें लेके आ जाऊँगी विथ लॉट्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस, ताकि और क्लैरिटी आ जाए। ओके, थैंक यू सो मच बेटा।